तो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक हमारा है वो प्रोजेक्ट प्लानिंग से रिलेटेड है कि प्रोजेक्ट की प्लानिंग से क्या मुराद है। इसमें हम देखेंगे कि प्रोजेक्ट प्लानिंग मैनेजमेंट जो है वो किस तरह से की जाती है। हम किस तरह से जब आपके पास रिक्वायरमेंट आ जाती हैं तो प्लानिंग करने का जो फर्स्ट जो अटेम्प्ट है वो आपकी स्कोप की एस्टिमेशन है, स्कोप की मैनेजमेंट है कि आप अपने प्रोजेक्ट का स्कोप किस तरह से मैनेज करते हैं। सेकंड, जब आपने स्कोप को डिफाइन कर लिया फिर आपको पता चला स्कोप क्या था, हमने किस तरह से डिफाइन किया था किसी भी प्रोजेक्ट के स्कोप को। वो बेसिकली उसकी बाउंड्री या उसकी लिमिटेशंस होती हैं, उसके फंक्शनैलिटीज होती हैं और उसकी कंस्ट्रेंट होते हैं कि क्या वो इनपुट लेगा, क्या वो आउटपुट लेगा। आपका प्रोजेक्ट जो है उस सबको मैनेज करना, उसको प्लान करना, ठीक है, ये आपका स्कोप की मैनेजमेंट या उसकी प्लानिंग में रहती है। फिर उसके बाद जब आपने स्कोप कर लिया फिर उसके बाद सेकंड, फिर प्लानिंग के अंदर आपने क्या करना होता है कि जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, ठीक है, रिसोर्सेज की मैनेजमेंट होती है। कि रिसोर्सेज की मैनेजमेंट में आपने देखा था कि आप हम रिसोर्सेज में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। रिसोर्सेज में आपके ह्यूमन भी हैं, रिसोर्सेज में आपके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स भी हैं और इनको किस तरह से मैनेज करना है ये हम देखेंगे। फिर अगर आप सॉफ्टवेयर की जो आपके रिसोर्स मैनेजमेंट है उसमें फर्दर जो है वो आपके आ जाते हैं वो रीयूजेबल कंपोनेंट। अगर आपने अक्सर आपने देखा कि जब आप कोई भी नया प्रोजेक्ट बनाते हैं, ठीक है, कोई प्रोजेक्ट आपको साइन देता है तो आपकी कंपनी है जो आपके प्रोजेक्ट बना रही है, तो मोस्टली ऐसा होता है कि कुछ वेबसाइट्स ऐसी हैं जो ऑलरेडी पहले ही आपने बना के अपने पास वो सॉफ्टवेयर रखे हुए हैं। कोई नई वेबसाइट आती है तो उसके काफ़ी ज़्यादा कंपोनेंट ऐसे होते हैं जो रीयूज कर सकते हैं जिन्हें हम, ठीक है। तो वो उनका इसका मतलब है कि जो आपकी रिसोर्सेज की मैनेजमेंट है उसमें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, रीयूजेबल जो कंपोनेंट्स हैं उनकी मैनेजमेंट है, और थर्ड वन जो है वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की मैनेजमेंट है। तो पहले आपने देखा प्लानिंग में हमें क्या करना है, पहले पहले प्लानिंग में स्कोप की मैनेजमेंट, फिर रिसोर्सेज की मैनेजमेंट। क्लियर स्टूडेंट। तो फिर उसके बाद थर्ड जो है वो फिर जब आपने रिसोर्सेज का भी आपने मैनेज कर लिया, आपने एक स्कोप भी डिफाइन कर लिया, तो फिर आपने जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के जो प्रोसेस हैं उनकी डिस्ट्रीब्यूशन की मैनेजमेंट है, कौन सा टास्क किस पर्सन को देना है, कौन सा टास्क किस पर्सन को देना है, उसकी मैनेजमेंट है। तो मॉड्यूल्स की लास्ट में जो है वो मैनेजमेंट की जाती है। तो ये टोटल स्टूडेंट्स आपके पास सोर्स, आपके ये जो सॉफ्टवेयर की प्लानिंग है उसकी मैनेजमेंट में ये चीज़ें हम पढ़ेंगे। फर्स्ट कौन सा है, उसकी स्कोप की मैनेजमेंट, सेकंड उसके रिसोर्सेज की मैनेजमेंट, और थर्ड वन जो है वो बेसिकली उसकी जो प्रोसेस प्रोजेक्ट की प्रोसेस एक्टिविटीज की जो डिस्ट्रीब्यूशन है उनकी मैनेजमेंट है। क्लियर स्टूडेंट, आपको थोड़ा व्यू हो गया। तो प्रोजेक्ट के प्लानिंग में हम हमारा जो फोकस होगा वो सॉफ्टवेयर स्कोप एंड कॉस्ट एस्टिमेशन, फिर प्लान ड्राइवन डेवलपमेंट किस तरह से की जाती है, प्रोजेक्ट स्केजुलिंग जो है। अच्छा, इसमें जो प्रोजेक्ट की जो स्केजुलिंग है कि आपने कॉस्ट की एस्टिमेशन करनी है, ठीक है वो, और स्केजुलिंग से मुराद ये है कि कौन सी एक्टिविटी मॉड्यूल आपने बना लिया ना। हम आपने देखा था कि हम जो प्रोजेक्ट के ऊपर जब वर्क कर रहे होते हैं तो प्रोजेक्ट को हम स्मॉलेस्ट पीसेस में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, उसके कंपोनेंट्स में स्मॉल कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं, और इंडिविजुअली जो कंपोनेंट्स होते हैं उन्हीं के ऊपर फिर आपके पास इंडिविजुअली जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको फिर वन बाय वन जो है वो हम बता रहे थे कि इस प्रोजेक्ट के कंपोनेंट को कितना टाइम लगेगा, इस प्रोजेक्ट के कंपोनेंट को कितना टाइम लगेगा। तो वो डिपेंड करता है मॉड्यूल का साइज कितना है, मॉड्यूल पे जो एफर्ट कितनी आ रही है उसके लिहाज से उसकी जो है वो स्केजुलिंग कर रहे हैं, प्रोजेक्ट की स्केजुलिंग। फिर एस्टिमेशन टेक्निक्स कौन कौन सी हैं वो हम देखें कि हम किस तरह से कॉस्ट एस्टिमेशन कौन किस तरह से करते हैं, ठीक है, स्कोप की एस्टिमेशन वगैरह किस तरह से। तो कॉस्ट एस्टिमेशन भी आपने मोस्टली जो है आपने पढ़ा होगा इसके बारे में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर भी कि कोकोमो मॉडल यूज किया जाता है आपने, जिसमें कॉस्ट की एस्टिमेशन करते हैं। फिर आपने स्केजुलिंग के लिए देखा था कि हम गैंट चार्ट यूज करते हैं, उसके कंप्लीट जो डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हम डिफरेंट उसके जो ग्राफ के जरिए उसके टाइम और डेज के लिहाज से उसकी स्केजुलिंग कर रहे थे। तो ये सारी जो मैनेजमेंट की जाती है ये आपकी प्लानिंग मैनेजमेंट है, ठीक है। तो ये सॉफ्टवेयर जो प्लानिंग जो उसका सेकंड फेज है हमारा, पर हम इस तरह से करेंगे कि हमारे अपने जो आईटी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है ना, इसमें चूंकि हमें पूरा जो प्रोसेस है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का उसको हम वन बाय वन लेके चलेंगे। कि आपने पहले देख लिया कि रिक्वायरमेंट उसको किस तरह से मैनेज किया जाता है। रिक्वायरमेंट में लास्ट टाइम आपने पढ़ा था कि हम रिक्वायरमेंट गैदरिंग करने के लिए डिफरेंट जो टूल्स एंड टेक्निक्स यूज करते हैं, जैसे इंटरव्यू करते हैं, फिर आप ऑब्जर्वर जो है वो क्वेश्चनर भी फिल करवा सकते हैं। इसके अलावा और अपने यानी कि किस तरह से हर एक जो आपका आपका कोई भी जो सॉफ्टवेयर जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है उसके अंदर जो डिफरेंट हमने प्रोसेस पढ़े हुए हैं उनको किस तरह से मैनेज किया जाता है उनको वन बाय वन हम डिटेल में देखेंगे। आज हमने स्कोप की
मैनेजमेंट, कॉस्ट मैनेजमेंट और प्रोजेक्ट की जो स्केजुलिंग की टेक्निक्स कौन सी है और एस्टिमेशन टेक्निक्स कौन कौन से यूज़ करते हैं हम मैनेजमेंट के लिए, प्लानिंग मैनेजमेंट के लिए, तो वो उसको हम अंडरस्टैंड करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट, सबसे पहले हम प्रोजेक्ट प्लानिंग की बात करते हैं कि प्रोजेक्ट प्लानिंग जो है उसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। तो प्रोजेक्ट प्लानिंग में बेसिकली हमने क्या काम करना है कि जो आपका वर्क है, आपको कोई भी जो प्रोजेक्ट है उसके आपने क्या करना है, डिकम्पोजिशन की टेक्निक यूज़ करनी है। It involves breaking down the work into parts and assigning them to the project team members। ठीक है, तो हमने ये करना होता है कि आपका जो एक दफा जब आपने रिक्वायरमेंट गैदर कर ली फर्स्ट फेज के अंदर, तो उन रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली आपने स्कोप अपना डिफाइन कर लिया कि मेरे प्रोजेक्ट जो है उसमें ये चीजें होंगी। ठीक है, उसकी ये बाउंड्रीज हैं, ये लिमिटेशंस हैं, वो भी आपने डिफाइन कर ली। उसके बाद फिर आपका काम ये होता है कि आपने जो एक्टिविटीज होती हैं उनकी डिस्ट्रीब्यूशन करनी होती है अपने टीम मेंबर्स के अंदर में। कौन, और वो आपने देखना होता है कि हमारा जो कौन सा पर्टिकुलर जो टीम मेंबर है वो कौन सी एबिलिटी रखता है। कुछ आपने देखा होगा कि वो डॉक्यूमेंटेशन अच्छी कर सकते हैं, कुछ फ्रंट एंड डेवलपर जो है वो अच्छे होते हैं, कुछ बैक एंड डेवलपर अच्छे होते हैं। तो उनके अकॉर्डिंगली हम अपने जो वर्क डाउन होता है उसको ब्रेक डाउन करने के बाद अपनी प्रॉब्लम्स को जो है वो डिफरेंट जो अपने टीम मेंबर्स है उनमें डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं। So the project plan, which is created at the start of the project, is used to communicate how the work will be done to the project team and customers and to help assess progress on the project। तो इसमें हमने ये काम करना होता है कि अपनी अपने प्रोजेक्ट की जब आपने कॉस्ट एस्टिमेशन वगैरह कर ली, तो उसके बाद फिर आपने जो प्रोजेक्ट के जो वर्क हो रहा है, ठीक है, वो टोटली जो कम्युनिकेशन हमारी पूरे प्रोजेक्ट के स्टार्ट से लेकर एंडिंग तक जो कम्युनिकेशन होती है उसको मैनेज करने के लिए आपने कंप्लीट स्टार्ट पे ही प्लान कर लिया होता है कि जो आपकी प्रोजेक्ट की टीम होती है जो और कस्टमर के दरमियान में इंटरेक्शन रहती है, तो वो आप उसके साथ जो है वो प्लानिंग के दौरान में ही प्लानिंग फेज में ही हम बता रहे थे कि आपके पास इतने इतने परसेंट जो है वो वर्क इतने डेज में होगा, इतनी स्केजुलिंग होगी। उस लिहाज से आप फीडबैक जो है वो प्रोवाइड करते रहते हैं, कस्टमर से भी इनपुट ले रहे होते हैं, इसकी रिक्वायरमेंट्स वगैरह जो है और गैदर कर रहे होते हैं और उसके लिहाज से जो प्रोग्रेस होती है आपके प्रोजेक्ट की उसको भी मैनेज कर रहे होते हैं। तो प्लानिंग जो है स्टूडेंट्स ये बहुत, यानी कि ये आप कहने कि ये बहुत ज़रूरी है। आप जब आप कोई भी प्रोजेक्ट को इनिशिएट करते हैं, तो इनिशिएट जब आपने करना है तो वो आपने प्लानिंग से रिक्वायरमेंट तो गैदरिंग इट्स ओके आपने कर ली, फर्स्ट अटेम्प्ट आपका यही होता है कि आपने यूज़र के साथ इंटरेक्शन करके रिक्वायरमेंट गैदर कर ली। अब रिक्वायरमेंट जब आपने गैदरिंग कर ली है तो उस यूज़र की रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपने प्रोजेक्ट बनाने के लिए आपको फिर प्लानिंग करनी पड़ती है। तो उसमें स्कोप की मैनेजमेंट, स्कोप की एस्टिमेशन और सेकंड फिर आपने जो प्रोसेस एक्टिविटीज़ हैं उनकी डिस्ट्रीब्यूशन, और जब रनिंग पर आपका प्रोजेक्ट जो है वो रन हो रहा है, आप उसको बना रहे हैं, उसके में प्रोग्रेस को जो है वो आपने असेस करना है, तो उसके लिए भी आपने अगर बेहतर प्रोजेक्ट का प्लान बनाया होगा, तभी आप उसकी एक्टिविटीज़ को असेस कर सकेंगे। तो कह रहे कि लेट्स आप प्लानिंग स्टेजेस कौन-कौन सी होती हैं, आप किस तरह से प्लानिंग वगैरह स्टार्ट कर रहे होते हैं। तो एट द प्रपोजल स्टेज व्हेन यू आर बिडिंग फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट टू डेवलप और प्रोवाइड अ सॉफ्टवेयर सिस्टम, तो उस टाइम जो है वो हमने प्लानिंग स्टार्ट करनी होती है। यानी कि जब आप प्रपोजल, जब भी आप देखें, जब भी कोई आपसे किसी कस्टमर ने प्रोडक्ट बनाना है, तो या आप, तो वो आपको अपना एक जो है वो प्रोजेक्ट का बताता है कि ये चीज़ें मुझे रिक्वायर्ड है। फिर आप उस प्रोजेक्ट का एक प्रपोजल तैयार करते हैं जिसमें आपने बताना होता है कि हम जो आपका प्रोजेक्ट बनाना चाह रहे हैं, इसमें ये आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक ये उसकी एक्टिविटीज़ होंगी, ये उसका स्कोप होगा, ये उसके ऑब्जेक्टिव्स होंगे, उसके ये कंस्ट्रेंट्स हैं, वो सारे का सारा अपने यूज़र की रिक्वायरमेंट के मुताबिक गैदर करने के बाद उसका जो फिर आपने जो जो बजट होता है उसको भी आइडेंटिफाई करना है। तो देखिए, जब आपने रिक्वायरमेंट गैदर कर ली, आपने जो है वो स्कोप डिफाइन कर लिया, उसके बाद फिर आप कॉस्ट की एस्टिमेशन कर रहे होते हैं तो कॉस्ट की एस्टिमेशन के लिए आपको पहले से जो रीयूजेबल कंपोनेंट हैं उनके बारे में पता होना चाहिए कि रीयूजेबल कंपोनेंट कौन कौन से थे हमारे। वो कंपोनेंट अगर आप अपने प्रोजेक्ट में अब भी यूज कर सकते हैं तो उससे आपकी कॉस्ट जो है वो और कम हो जाएगी। तो आप विद इन बजट, आप अगर वो जो यूजर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक प्रोजेक्ट बना सकते हैं, तो फिर आपने उस कॉन्ट्रैक्ट को जो है वो आपने असाइन करना होता है। आपने वो बताना था कि हम ठीक है, इट्स ओके, हम आपका ये वाला प्रोजेक्ट जो है इतने बजट में, इतने टाइम लिमिट में बना के देंगे। ये सारा कुछ आपने प्लानिंग में ही करना होता है। तो सेकंड, ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट स्टार्ट फेज व्हेन यू हैव टू प्लान हु विल वर्क ऑन द प्रोजेक्ट। तो कह रहा है कि आपने जब अपने प्रोजेक्ट स्टार्ट करो तो उसमें ही हमें प्लान, स्टार्ट में हम प्लान करते हैं कि आप हमारे प्रोजेक्ट की टीम कौन कौन सी होगी। ठीक है, अब देखें गेम का, अगर आप गेमिंग डेवलपमेंट का आपने प्रोजेक्ट बनाना है, उसके लिए ऑब्वियसली फिर टीम हमारी डिफरेंट होगी। अगर आपने जो है वो वेबसाइट्स बनानी है, उसके लिए हमें टीम की सिलेक्शन डिफरेंट करनी होगी। तो ये स्टार्ट में ही आपको प्लान करना पड़ता है कि हमारा प्रोजेक्ट किस नेचर का है
उसके अकॉर्डिंगली ही हम अपने जो है वो प्रोजेक्ट प्लानिंग कर रहे हैं, प्रोजेक्ट टीम बनाएंगे। हाउ द प्रोजेक्ट विल बी ब्रोकन डाउन इनटू इंक्रीमेंट्स, हाउ रिसोर्सेज विल बी एलोकेटेड अक्रॉस योर कंपनीज। तो देख रहे हैं आप, एक तो आपने जो है वो एक्टिविटीज जो हैं उनको रिसोर्सेज की मैनेजमेंट हो रही है यहाँ पर, और उसके अलावा जो आपने जो आपके प्रोजेक्ट की जो डिफरेंट एक्टिविटीज हैं, जो मॉड्यूल्स हैं, उनको किस तरह से आपने इंप्लीमेंट करना है, उसको किस तरह से ब्रेक डाउन करना है, और डिफरेंट जो आपके टीम मेंबर्स हैं उनको टास्क असाइन करने हैं, ये भी अपने प्लानिंग में ही काम करना होता है। ये इनिशियल स्टेज में है। और फिर उसके बाद जो जितने भी जो रिसोर्सेज होते हैं, रिसोर्सेज एलोकेटेड अक्रॉस योर कंपनीज। तो रिसोर्सेज मैंने आपको बताए थे, रिसोर्सेज आपके 3 टाइप के हैं। एक ह्यूमन रिसोर्सेज, जो कि आपके टीम मेंबर्स हैं जिन्होंने प्रोजेक्ट के ऊपर वर्क करना है, वो कौन कौन सी हमें उनकी आपने मैनेजमेंट करनी। सेकेंड रिसोर्सेज में आपका जो है वो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर आ जाते हैं। ठीक है, हार्डवेयर कंपोनेंट आपके प्रोजेक्ट के लिए कौन कौन से यूज होंगे, सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स कौन कौन सी, उनको एलोकेट करना। और थर्ड जो है वो आपके जो है वो बेसिकली प्रोसेस की एक्टिविटीज हैं, कौन सी एक्टिविटी किस पर्सन को हमें असाइन करनी है, वो उन रिसोर्सेज को भी जो मैनेज किया जाता है, उनकी जो मैनेजमेंट की जाती है, वो प्लानिंग स्टेज में ही की जाती है। ठीक है। Periodically, throughout the project, when you modify your plan in the light of experience gained and information from the monitoring the progress of the work। तो ये उसने कहा कि आप प्लानिंग स्टेज में जो है जस्ट प्लानिंग ये नहीं है कि जस्ट आपने एक फर्स्ट स्टार्ट पे ही आपने पूरे प्रोजेक्ट का जो है वो एक डिफाइन कर लिया कि ठीक है ये हार्डवेयर, ये सोर्सेज, ये सारा कुछ, ये तो आप ठीक है इनिशियली स्टेज पे करते हैं। लेकिन जब आपकी प्रोग्रेस हो रही होती है तो साथ साथ तब भी आपकी प्लानिंग जो है वो कंटिन्यू रहती है। तो ये एक स्टेबल प्रोसेस नहीं है प्लानिंग का। ये जो जब आपका प्रोजेक्ट प्रोसीड हो रहा है तो आपका जो एक तो वो प्रीवियस नॉलेज होता है। अगर फर्स्ट प्रीवियस नॉलेज से मुराद ये कि आपने इस टाइप के पहले से भी अगर प्रोजेक्ट बनाए हुए हैं, तो वो भी उनकी बेस पे भी आप जो है वो एक बेहतर प्लान कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता होता है कि इस टाइप का प्रोजेक्ट को है, इतना टाइम लगेगा इसको, इसका स्कोप जो है वो इस तरह से हमें करना है, इसके इतने टीम मेंबर्स रिक्वायर्ड, इस पर्सन ने ज्यादा एफिशिएंट वर्क किया था इस पर्सन, तो वो फिर आपका जो बैकएंड एक्सपीरियंस होता है वो भी आपकी प्लानिंग में हेल्पफुल हो रहा होता है। तो इनिशियल जो है वो आपने स्टूडेंट प्रपोजल की जो है वो प्लानिंग आप किस तरह से करते हैं, कि आपने जो इनिशियल जो है जब आप प्लानिंग करते हैं तो आपने एक प्रपोजल तैयार करना होता है जो आपने अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करना होता है कि हम आपका प्रोजेक्ट जो है उसमें डिटेल गिवन होती है प्रपोजल के अंदर जो कि कंप्लीट एक आपने बताना होता है कि अपने ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन किए होते हैं अपने प्रोजेक्ट के, आपके प्रोजेक्ट का स्कोप डिफाइन होता है, आपके प्रोजेक्ट की वर्किंग डिफाइन होती है, इसमें किस तरह से वर्क कर रहा होता है। तो प्लानिंग में भी नेसेसरी विद ओनली आउटलाइन सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स, और सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं उसकी जो है वो प्लानिंग की जाती है। द एम ऑफ प्लानिंग एट दिस स्टेज इज टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन दैट विल बी यूज्ड इन सेटिंग अ प्राइस ऑफ द सिस्टम टू द कस्टमर। अब देखिए मेन जो एम है ना प्लानिंग का, वो है कॉस्ट एस्टिमेशन। आपकी जो एस्टिमेशन है कॉस्ट की उस प्रोजेक्ट को बनाने की, वो आप बेहतर तौर पर कर सकते हैं अगर आपने प्लानिंग बेहतर की होगी। ठीक है, तो प्लानिंग जो है वो कॉस्ट एस्टिमेशन करते हैं। कॉस्ट एस्टिमेशन के लिए हमें उसकी स्कोप को आइडेंटिफाई, उसके ऑब्जेक्टिव्स को आइडेंटिफाई करना पड़ता है, उसकी क्या क्या लिमिटेशंस, क्या क्या बाउंड्रीज हैं, उसके अकॉर्डिंगली अपने रिसोर्सेज को देखते हैं। फिर जो है वो स्टूडेंट आप उस प्रोजेक्ट की जो प्राइस है उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि ये इस हमारे प्रोजेक्ट की प्राइस क्या है। प्लानिंग के दौरान जब आपने जितने भी यूजर से जो रिक्वायरमेंट आपने गैदर कर ली आउटलाइन, उनसे आपने स्कोप डिफाइन करने के बाद उसकी प्राइस, ठीक है, वो आइडेंटिफाई की, और उसके बाद फिर प्राइस आइडेंटिफाई करने के बाद आप प्रपोजल एक तैयार करते हैं और वो बता देते हैं कस्टमर को कि भाई हम इतनी कॉस्ट में ये फैसिलिटीज जो हैं वो आपको हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के लिहाज से प्रोवाइड कर रहे होंगे। क्लियर है। तो प्रोजेक्ट प्राइसिंग इन्वॉल्व्स एस्टिमेशन हाउ मच द सॉफ्टवेयर विल कॉस्ट टू डेवलप, टेकिंग फैक्टर्स सच एज स्टाफ कॉस्ट, उसमें जितने जो पर्सन आपके प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं उनकी कॉस्ट, हार्डवेयर कॉस्ट, सॉफ्टवेयर कॉस्ट एक्सेट्रा इनटू अकाउंट। तो फिर आप देख रहे हैं कि प्रोजेक्ट जो कॉस्ट एस्टिमेशन है, ठीक है, उसकी उसमें क्या क्या चीजें आ जाती हैं, आपकी जो स्टाफ की जो है यानी कि टीम मेंबर्स की जो सैलरीज वगैरह हैं, इसके अलावा आप उस प्रोजेक्ट बनाने के लिए हार्डवेयर जो रिक्वायर्ड था उसकी कॉस्ट, उस प्रोजेक्ट बनाने के लिए जो आपने सॉफ्टवेयर यूज किए हुए हैं उनकी कॉस्ट, उन सबको आप सम करके टोटल जो है एवरेज कॉस्ट फाइंड करने के बाद वो फिर आप जब आप प्रपोजल की प्लानिंग कर रहे होते हैं, प्रपोजल प्रोवाइड करना होता है, तो वो सारी की सारी एस्टिमेशन करके फिर ही देन आप यूजर को अपने प्रोजेक्ट का प्रपोजल प्रोवाइड कर रहे होते हैं।
पर अब जब आपने प्रपोज़ल अपना जो है वो यूज़र को दे दिया, कस्टमर को प्रोवाइड कर दिया, उसने ओके कहा कि ठीक है, इट्स ओके, आप इतने बजट में हमें जो है वो सॉफ्टवेयर डेवलप करके दें। तो फिर नेक्स्ट जो स्टेज है, फिर आपने अपने प्रोजेक्ट स्टार्टअप की प्लानिंग है कि आपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट करना है, उसकी प्लानिंग कौन-कौन सी है। At this stage, you know more about the system requirements, but do not have design or implementation information. तो कह रहा है कि हाँ, इस स्टेज के ऊपर जब आपका इनिशियल स्टार्टअप आपने करना होता है, तो उस टाइम आपके पास जस्ट रिक्वायरमेंट्स तो होती हैं, लेकिन उस रिक्वायरमेंट को आपने कंप्लीट एक डिज़ाइन या इम्प्लीमेंटेशन तो नहीं होती। तो क्रिएशन अ प्लान विद इनफ डिटेल टू मेक डिसीजंस अबाउट द प्रोजेक्ट बजट एंड स्टाफिंग। तो कह रहा है कि जो आपने प्लान करना है, फिर रिक्वायरमेंट गैदरिंग जो आपने की हुई है, उनकी बेस पे करना होता है। तो फिर आपको डिटेल जो है वो उनको स्टडी करना पड़ता है। डिटेल स्टडी करने के बाद ही आप अपने प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट है और इसकी जो स्टाफिंग और जो उसके प्रोजेक्ट के हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कॉस्ट है, उसको आइडेंटिफाई कर पाते हैं। तो दिस प्लान इज बेसिकली फॉर प्रोजेक्ट रिसोर्स एलोकेशंस। तो जितने भी जो रिसोर्सेज की एलोकेशन है, यानी कि रिसोर्सेज की एलोकेशन से मुराद ये है आपके ह्यूमन रिसोर्सेज, आपके हार्डवेयर सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज और आपके रीयूजेबल रिसोर्सेज, उनको फिर आप प्लान आपने करना होता है। तो द स्टार्टअप प्लान शुड आल्सो डिफाइन प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग मैकेनिज्म्स। तो जो आपका स्टार्टअप का प्लान होता है, वो पूरे के पूरे एक दफ़ा जो आपने प्लान कर लिया, तो वही प्लान लेके आप थ्रू आउट दी प्रोजेक्ट डेवलपमेंट आप उसको यूज़ कर रहे होते हैं, उसी प्लान को। कि आपने देखना होता है कि हमारी टीम मेंबर्स ये वर्क कर रहे हैं, इतने टाइम में स्केजुलिंग जो हमने की थी, क्या उसके अकॉर्डिंगली ही हमारा प्रोजेक्ट जो है वो प्रोसीड हो रहा है, ठीक है? तो वो सारी की सारी जो मैनेजमेंट है, वो आपने प्लानिंग में ही करनी होती है। So a startup plan is still needed for early development to allow resources to be allocated to the project. तो अर्ली डेवलपमेंट मीन के आपने जब बस बेसिक प्रोजेक्ट आपने डेवलप किया है, यानी कि स्टार्ट आपने किया प्रोजेक्ट का, तो उसकी जो यूजर की जो अब अभी इनिशियली जब उसने रिक्वायरमेंट प्रोवाइड की है, उसी की बेस पे जो आप प्रोजेक्ट डेवलप कर रहे हैं, उसे एग्री डेवलपमेंट का नाम दे रहे हैं। तो एग्री डेवलपमेंट टू अलाउ रिसोर्सेज टू बी एलोकेटेड टू द प्रोजेक्ट। तो कौन कौन से रिसोर्सेज उस बेसिक रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपको नीड हैं, वो भी स्टार्टअप प्लान से ही आपको पता चलता है। तो प्रोजेक्ट स्टार्टअप प्लान से देखा है आपने कि रिसोर्सेज का हमें पता चलता है, अपने बजट का पता चलता है, ठीक है, और इसके अलावा अपने आपके स्कोप का पता चल जाता है कि हमारा जो है प्रोजेक्ट है, वो यूजर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसका डिजाइन, उसमें क्या क्या जो है वो वर्क करना है और किस तरह से करना है। ओके, जब आपने जो है ये तो स्टार्टअप की प्लानिंग थी ना, कि आप स्टार्टअप की प्लानिंग में आप ये काम कर रहे थे। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स आपका है डेवलपमेंट प्लानिंग। आपने प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट की प्लानिंग जो है वो उसमें क्या करना होता है। तो डेवलपमेंट की प्लानिंग में द प्रोजेक्ट प्लान शुड बी रेगुलरली amended by as the project progresses and you know more about the software and its development. The project schedule, cost estimation and risk have to be regularly revised. तो कह रहे हैं कि आप डेवलपमेंट प्लानिंग में इस तरह से है कि आपने जब पूरा प्लान कर लिया, निश्चय जो है स्टार्टअप प्लान बता दिया कि ये पर्सन जो हैं वो टीम मेंबर्स हमारे वर्क करेंगे, ठीक है, इतने टाइम में करेंगे, ये वो इस तरह से वर्क हो रहा होगा। तो डेवलपमेंट में फिर आपने जो स्केड्यूल डिफाइंड है, ठीक है, और जो कॉस्ट आपने डिफाइन की हुई है कि लेट्स सपोज कि आप जो टीम एक एक मॉड्यूल बनाने के लिए जो टीम आपने सेलेक्ट की है, उसमें हर एक पर्सन की जो है वो सैलरीज जो है वो डिफरेंट सैलरीज मौजूद है। तो आपने उनकी टोटल जो सैलरीज का एस्टिमेशन किया कि इस मॉड्यूल को खत्म करने के लिए ना हमारे पास 2 lakhs जो हैं वो रिक्वायर्ड हैं। तो सैलरीज जो है वो इतनी बजट हमारा रिक्वायर्ड है। तो अगर तो वो विद इन जो बजट ही वर्क हो रहा है, उसकी एस्टिमेशन जो है कि आप प्रोसीड वाकई जो आपने अब जो एस्टिमेट किया हुआ था स्टार्ट पे प्लानिंग के अंदर, उतने ही बजट में वो वर्क कर रहा है। तो कॉस्ट एस्टिमेशन भी आप साथ 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 कर रहे थे। तो रिस्क फैक्टर्स जो होते हैं, ठीक है, उनको भी इनके अगर कोई जब याद रखिए कि जब भी आप प्रोजेक्ट की प्लानिंग करते हैं, तो आप 100% श्योर नहीं होता कि हमने जो रिसोर्सेज की जो एलोकेशन की है या जो कॉस्ट एस्टिमेशन की है, या तो वो बिल्कुल ही विदिन द बजट ही हमारा जो वो प्रोजेक्ट वो मॉड्यूल जो है वो फुलफिल होगा। वो उसकी रीजन ये है कि क्योंकि अभी तक आपने कोई एक्चुअल वो डिजाइन तो आपने बनाया नहीं, या प्रोजेक्ट आपके सामने तो पड़ा नहीं हुआ, आपने उसको जो है अभी बनाना है, आपने जैसे उसको प्लान किया हुआ है। तो आप इमेजिन कर रहे थे कि फ्यूचर में जो है ये चीजें इस तरह से जो है वो उनकी बनेंगी, तो उनकी जो डेवलपमेंट के लिए इतनी इतनी कॉस्ट है। तो जैसे ही आपका एक्सपीरियंस हो जाता है, मीन कि आप जो है वो उस टाइप के काफी ज्यादा प्रोजेक्ट बना लेते हैं,
तो फिर आपकी कॉस्ट एस्टिमेशन और स्केजुअलिंग जो होती है उसकी मैनेजमेंट जो है वो ज़्यादा एफिशिएंट हो रही होती है। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम ही जब आप अपनी कंपनी को रन करते हैं, उसके जो प्रोजेक्ट आप डिफरेंट प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं, तब आप उस प्रोजेक्ट की जो स्केजुअलिंग है या कॉस्ट एस्टिमेशन है या जो रिस्क है उनको फिर कम करेंगे और आपका प्रोजेक्ट एफिशिएंटली जो है वो आपकी प्लानिंग के अकॉर्डिंग ही डेवलप हो रहा होता है। तो डेवलपमेंट प्लानिंग में स्टूडेंट आपने प्रोजेक्ट की स्केजुअलिंग और कॉस्ट एस्टिमेशन और रिस्क जो होते हैं डिफरेंट टाइप के जो उसके जो उस प्रोजेक्ट के जो कंस्ट्रेंट्स होते हैं उसको रेगुलरली यहाँ पर रिवाइज कर रहे होते हैं प्लानिंग में। सॉफ्टवेयर स्कोप एंड कॉस्ट एस्टिमेशन में अगर हम देखें तो उसमें सॉफ्टवेयर की जो प्राइसिंग है, तो एस्टिमेट आर मेड टू डिस्कवर द कॉस्ट टू द डेवलपर ऑफ प्रोसीडिंग आर द सॉफ्टवेयर सिस्टम। तो ये अकाउंट इन टू द हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ट्रैवल, ट्रेनिंग एंड एफर्ट कॉस्ट। तो ये आपने जब कॉस्ट की एस्टिमेशन करनी है तो उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो ये उस चीज़ को डिस्क्राइब किया गया कि आपने इन चीज़ों की मैनेजमेंट करनी थी, इनकी एस्टिमेशन करनी होती है। तो वो आपके हार्डवेयर हैं, सॉफ्टवेयर और उसका जो ट्राइवल है, ठीक है, ट्रेनिंग के लिए आपको कितनी एफर्ट्स रिक्वायर्ड है, वो सारी की सारी इसके अंदर काउंट हो रही होती है सॉफ्टवेयर आपकी प्राइसिंग के अंदर। तो देयर इज नॉट अ सिंपल रिलेशनशिप बिटवीन द डेवलपमेंट कॉस्ट एंड द प्राइस चार्ज टू द कस्टमर। तो कह रहे कि ये कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप अगर आप देखें कि आप इजीली आपका आइडेंटिफाई कर लेंगे आपकी डेवलपमेंट कॉस्ट कितनी है और आप उस लिहाज से जो चार्ज करना है कस्टमर्स को, तो ये एक जो एक क्रिटिकली एनालिसिस करने के बाद ही आप एक बेस्ट एस्टिमेशन कर सकते हैं, क्योंकि आपने इतनी भी ज़्यादा कॉस्ट नहीं बता देनी कि कस्टमर जो है वो उसको उसके लिए मैनेजेबल ही ना हो, कि वो कहे कि यार ये दूसरा जो कंपनी है वो इतने में मुझे बना रही है, ये इतनी ज़्यादा इसने पैसे मुझसे मांग लिए। तो वो आपने जो उसकी कॉस्ट है, डेवलपमेंट कॉस्ट, उसको जो है वो अगर आपने आइडेंटिफाई करना है बेहतर तौर पर, तो उसके लिए आपको प्लानिंग की जो मैनेजमेंट है वो बेहतर आपकी होनी चाहिए। इसमें आपको रिसोर्सेज की, आपके जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उनकी और रीयूजेबल जो कंपोनेंट्स हैं उनकी बेहतर एस्टिमेशन अगर आपने की होगी, तभी आप कॉस्ट की एस्टिमेशन बेहतर करके अपने कस्टमर को उस लिहाज से उसकी प्राइस चार्ज कर रहे होंगे। तो बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशंस, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल एंड बिजनेस कंसंट्रेशंस इन्फ्लुएंस द प्राइस चार्ज। तो ये कह रहे हैं कि डिफरेंट जो आपकी जो ये जो प्राइस है इसके ऊपर आपकी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, आपकी इकोनॉमिक्स, आपकी पॉलिटिकल, आपकी बिजनेस कंसिडरेशंस, ये सारी की सारी चीज़ें इन्फ्लुएंस कर रही होती हैं कि आपका जो है वो क्योंकि ऑब्वियसली जब आप जस्ट आप ही पर अपना प्रोजेक्ट किसी को नहीं बना के, जस्ट एक ही कंपनी तो नहीं है, आपके जो ऑपोजिशन जो है वो डिफरेंट और भी कंपनीज हैं जो कि वो प्रोजेक्ट बनाने के लिए उनको पास भी वो कस्टमर जो है वो भी उनसे विजिट उसने किया हो। तो इसलिए जब आपने कॉस्ट की एस्टिमेशन करनी है तो वो बहुत सेंसिटिव, ठीक है, और उसकी प्लानिंग अगर आपने बेहतर जो है वो एफिशिएंट में वे में की होगी, तो ही आप अपनी कॉस्ट जो है वो बेहतर तौर पर आइडेंटिफाई कर पाएंगे। क्योंकि आपने इतनी भी कॉस्ट नहीं बता देनी कि वो दूसरी कंपनी से या कस्टमर की जो एक वो एक्सपेक्टेशन एक्सपेक्टेशन है उससे वो ज़्यादा हो, ठीक है। तो आपने जो इतनी भी मिनिमम नहीं बता देनी कि वो बाद में आपके लिए रिसोर्सेज के उसको मैनेज करना ही मुश्किल हो। आप जो है वो ना अपने टीम मेंबर्स को टोटल जो है वो उनकी सैलरीज को मैनेज कर सके, ना हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को मैनेज। तो कॉस्ट की जो एस्टिमेशन है वो उसके लिए ऊपर जो है ये डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल बिजनेस जो है कि इफेक्ट कर रहे होते हैं। आपने इनको भी साथ साथ अपडेट रहें, इनको भी आप अंडरस्टैंड करते रहें कि हमारे जो किस तरह से जो है वो डिफरेंट जो आज ये जो इकोनॉमिकल या पॉलिटिकल या बिजनेस वर्क हो रहा है उनमें किस तरह से आपकी आपके ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जो है वो किस तरह से वर्क कर रहे हैं, उनके में कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज को फॉलो कर रहे हैं, कौन कौन से जो है वो अपने बजट से हम उनकी क्या हैं उनके। तो ये सारी की सारी एस्टिमेशन जो है स्टूडेंट्स, ये आपने सॉफ्टवेयर की जो प्राइसिंग से रिलेटेड है ये आपने प्लानिंग में ही करनी होती है। आगे नेक्स्ट स्टूडेंट, ये फैक्टर्स हैं कुछ जो सॉफ्टवेयर प्राइसिंग के ऊपर इफेक्ट कर होते हैं। तो उसमें जो है वो आपके पास कौन कौन से फैक्टर्स हैं उनको हम वन 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 देख लेते हैं। कॉन्ट्रेक्चुअल टर्म्स जो है ये भी इफेक्ट करती है आपकी, फिर कॉस्ट एस्टिमेट, अनसर्टेनिटी जो है ये भी, और फाइनेंशियल हेल्थ जो है। अब देखिए ये तीन चीजें जो हैं वो आपकी, हम इनको वन बाय वन जो है अंडरस्टैंड करते हैं कि अ कस्टमर मे बी willing to allow the developer to us retain ownership of the source code and reuse it
अदर प्रोजेक्ट्स। अब कहता है कि कॉन्ट्रेक्चुअल टर्म्स जो हैं ये आपकी ना कॉस्ट की प्राइसिंग पे इफेक्ट कर रही थी। तो आपने ऑब्वियसली ऐसा होता है कि हम जब प्रोजेक्ट बनाते हैं तो हम उसका सोर्स कोड नहीं प्रोवाइड कर देते, बल्कि एक्जी फाइल जो है वो यूजर्स को प्रोवाइड करते हैं। क्योंकि आपने अगर वो आपने सोर्स कोड भी प्रोवाइड कर दिया तो वो उसको रीयूज अदर दो कंपोनेंट्स में वो खुद से फिर प्रोजेक्ट आपसे नहीं बनवाएगा। वो फिर वो क्या करेगा कि सोर्स कोड जो है वही यूज करता होगा, डिफरेंट जो है वो प्रोजेक्ट में भी वो खुद से जो है वो अपनी टीम को हायर करके, ठीक है, या कोई कोई आईटी का बंदा हायर करके उससे जो है सोर्स कोड प्रोवाइड करे और उससे कम बजट में जो है वो प्रोजेक्ट कोई दूसरा बनवा ले। इसलिए जब आपने आपने जो सॉफ्टवेयर की प्राइसिंग करनी होती है उसमें स्टार्ट भी आपने बताना था कि कॉन्ट्रेक्चुअल जो टर्म्स हैं वो इस तरह से कि आपने कॉन्ट्रैक्ट जब करना है तो उसमें बताना है कि हम सोर्स पे प्रोवाइड नहीं, हम एक्सी फाइल आपको प्रोवाइड करेंगे उस अपने प्रोजेक्ट की। तो ये जो सोर्स कोड अगर प्रोवाइड करना है तो उस लिहाज से फिर आपने अगर सोर्स कोड की वो डिमांड करने की मुझे सोर्स कोड भी साथ में चाहिए, उस लिहाज से फिर आपने अपनी जो प्राइस है वो भी उसी लिहाज से मैनेज करनी होती है, उसी लिहाज से इसको बतानी होती है। कॉस्ट एस्टिमेट अनसर्टेनिटी जो है वो क्या है? इफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज अनश्योर ऑफ इट्स कॉस्ट एस्टिमेट इट मे बी इंक्रीज इट प्राइस बाय कंटीजेंस ओवर एंड अबव इट्स नॉर्मल प्रॉफिट। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि ये अनसर्टेनिटी जो है ना ये लाजमी तौर पर कॉस्ट एस्टिमेशन में मौजूद होती है। अनसर्टेनिटी से मुराद ये है कि आप 100% श्योर नहीं होते कि हमारे पास जो हमने एस्टिमेशन की है वो जो है वो फुलफिल कर पाएगी। लेकिन अगर आपने उसकी बेहतर तौर पर प्लानिंग की होगी, प्रोजेक्ट की प्लानिंग अगर आपने बेहतर की है, तब आपके पास जो प्रोजेक्ट के कॉस्ट एस्टिमेशन के फेल होने की जो वो है परसेंटेज वो फिर बहुत कम हो जाती है। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम चूंकि आपके पास टेक्नोलॉजी में जो है इनहेंस हो रहा होता है, यूजर की रिक्वायरमेंट में इनहेंस हो रहा होता है, तो उस लिहाज से फिर जो आपकी कॉस्ट की जो एस्टिमेट आप कर रहे हो तो इसमें अनसर्टेनिटी मौजूद होती है। ये भी फैक्टर एक इफेक्ट कर रहा होता है सॉफ्टवेयर प्राइसिंग के ऊपर। फिर नेक्स्ट लास्ट वन जो है वो फाइनेंशियल सपोर्ट है, फाइनेंशियल हेल्थ है, सॉरी। तो फाइनेंशियल हेल्थ में इस तरह से कि डेवलपर इज इन फाइनेंशियल डिफिकल्टी मे लोअर देयर प्राइस टू गेन अ कंट्रैक्ट। It is better to make a smaller than normal profit or break even than to go out of business. Cash flow is more important than profit is in difficult economic times. तो कह रहे कि फाइनेंशियल हेल्थ जो होती है ना, आप देखें जब आपने कॉन्ट्रैक्ट करना होता है तो आपने कॉन्ट्रैक्ट जब आप कर रहे हैं तो आपने ना यूजर की जो कस्टमर की फाइनेंशियल हेल्थ है उसको भी कंसिडर साथ में करना होता है, ठीक है, कि उनका उससे भी आइडिया लेना था कि आप कितने तक का आपका है आइडिया कि आपका प्रोजेक्ट कितने तक आप चाहते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट कितनी कॉस्ट में जो है वो बिल्डअप हो जाए। तो उस लिहाज से फिर आपने जो है वो यूजर अपनी जो प्लानिंग है उसी अकॉर्डिंगली करनी होती है, उसकी जो रिसोर्सेज की मैनेजमेंट में वो उसके बजट के अकॉर्डिंगली ही रख के उसने ही स्कोप में रख के करनी होती है। तो आपने ये नहीं करना है कि कॉस्ट जो एक अगर वो कह रहा है कि मेरे पास इतने पैसे हैं रिक्वायर्ड है मैं इतना भी पे कर सकता हूँ, तो आप कहें नहीं इट्स ओके, हम जो आपका प्रोजेक्ट बनाएंगे वो तो इतने बजट में बनेगा तो हम नहीं आपका प्रोजेक्ट ले रहे। तो आपने कोशिश करनी है कि आप उतने ही बजट में अपने रिसोर्सेज को मैनेज करें और बजाय ये कि आप ये जो लास्ट लाइन बताई कि कैश फ्लो जो है वो मस्ट होना चाहिए, कि आप प्रोजेक्ट जो है वो आते नहीं। अब देखें बजाय है कि आप एक बड़ा प्रोजेक्ट लेके उस पर जो है वो इन्वेस्ट करें और आप स्मॉलेस्ट जो प्रोजेक्ट आ रहे हैं जो कम प्राइस में आपने वो भी लेने हैं और विद इन द बजट जो है उनको आप साथ साथ जो है वो यूजर्स को प्रोवाइड करते रहें, ठीक है। उनके जो आपने एक ही ये नहीं फोकस करना कि हम जो है वो जितना हमारा बजट है या जितना हमारा जो है उसी का अकॉर्डिंगली ही हम करें। आपने अब यूजर के बजट को भी साथ में कंसिडर करना है और एक कैश का फ्लो होता रहे ताकि ज्यादा प्रोजेक्ट आप बनाते रहें और आपकी कंपनी जो है वो रन कर सके इकोनॉमिकली, आपको फिर डिफिकल्टी नहीं होगी। तो ये कुछ फैक्टर्स स्टूडेंट्स आपने देखे जो आपकी कॉस्ट को इफेक्ट कर रहे होते हैं। तो इस हवाले से स्टूडेंट आपको अंडरस्टैंड होगा कि आज हमने बेसिकली प्लानिंग की बात की थी। प्लानिंग में हम देख रहे थे कि आपके पास ये जो डिफरेंट टाइप के फैक्टर्स हैं जो आपकी प्लानिंग के ऊपर इफेक्ट कर रहे होते हैं वो कौन कौन से हैं। उनमें हमने देखा कि जब आप प्लानिंग कर रहे होते हैं तो आपने रिसोर्सेज की मैनेजमेंट करनी होती है। रिसोर्सेज में तीन चीज़ें आती हैं, एक आपका ह्यूमन रिसोर्सेज यानी कि आपके टीम मेंबर्स आपने सेलेक्ट करने हैं। सेकंड आपके जो है वो आपके वो रीयूजेबल जो कंपोनेंट हैं जिनको हम दोबारा से कंपोनेंट्स को यूज कर सकते हैं वो। और थर्ड वन जो है वो आपके आते हैं वो जो है एक्टिविटीज की डिस्ट्रीब्यूशन, इनकी मैनेजमेंट। क्लियर? तो ये तीन कंपोनेंट्स के आपने जो है वो मैनेजमेंट करनी होती है स्टार्ट में प्लानिंग में।
और इसके अलावा स्कोप की जो है वो स्कोप की आइडेंटिफिकेशन करने के बाद आप कॉस्ट एस्टिमेशन करते हैं, फिर अपनी टीम मेंबर जो है वो सिलेक्ट करते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो टीम्स जो है वो एलोकेट कर देते हैं। तो फिर जो हम देखा कि कॉस्ट का जो फैक्टर है, इसके ऊपर थ्री कॉस्ट को जो प्राइसिंग है इसके ऊपर थ्री फैक्टर्स इफेक्ट कर जाते हैं। एक तो वो कॉन्ट्रेक्चुअल जो टर्म्स हैं आपकी, कि आपने सोर्स कोड भी प्रोवाइड करना है या विदाउट सोर्स कोड आपने प्रोवाइड करना है, ठीक है, ये आपका उसका जो स्कोप में ही आपने आइडेंटिफाई करके, और यूजर से रिक्वायरमेंट जो आपने ली होगी, इसी में आपने कंट्रैक्ट में ये देखना होता है कि अगर सॉफ्टवेयर डिपेंड के साथ सोर्स कोड के भी प्रोवाइड कर रहे हैं हम, तो उस लिहाज से कॉस्ट भी डिफरेंट होगी। फिर कॉस्ट एस्टिमेट अनसर्टेनिटी भी फैक्टर पाया जाता है, ठीक है, कि आप की जो प्राइस है वो एक ये नहीं है कि वो फिक्स नहीं होती है, बल्कि विद इन जब प्रोजेक्ट आपका प्रोसीड होता है तो वो कॉस्ट की जो है वो चेंज हो रहती है, क्योंकि उसमें बजट जो है वो मे बी उस टाइम आपने आइडेंटिफाई ना कर पाए हो किसी हार्डवेयर सोर्सेज की वजह, सोर्सेज को नहीं, आपने कोई नया टीम मेंबर आपने हायर करना हो उसके प्रोजेक्ट के लिए, तो उसके हाथ से फिर वो चेंज हो रही होती है, ये भी इफेक्ट कर रहा होता है। फिर फाइनेंशियल हेल्थ है, कि आपने यूजर या कस्टमर की फाइनेंशियल हेल्थ जो है उसको भी अपने माइंड में रखना है, और उसके अकॉर्डिंगली उतने ही बजट उसका जितना उसका बजट है, उतने बजट में कोशिश करनी है कि आप अपना प्रोजेक्ट जो है वो बना के उसको दें। तो स्टूडेंट, ये आज का जो हमारा टॉपिक था वो बेसिक प्लानिंग से रिलेटेड था, जिसमें हमने ये चीज़ें डिफरेंट देखी। तो अगर इस हवाले से कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ लें।